हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारा टेस्ट सेकंड जो है उसके मॉडल आंसर्स में से थोड़ा हम एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ओवरव्यू होगा, पता चलेगा आपको कि किस तरह से आप जो है एक आंसर लिख सकते हो और आपको ये पता चलेगा कि हमने टेस्ट सीरीज अपनी किस तरह से डिजाइन की है, किस तरह से उनके मॉडल आंसर्स हैं, ताकि अगर आप ज्वाइन करने से पहले सोच रहे हो कि पता नहीं अच्छे होंगे नहीं होंगे किस तरह के होंगे, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा, ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरह से टेस्ट हमने डिजाइन किए हैं, किस तरह के मॉडल आंसर्स हैं। सो अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे तो ये सीरीज देखकर अगर आपको लगे कि ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। सो सबसे पहले जो है हमारा जो टेस्ट सेकंड था उसके जो हमारे पेपर 1 सेक्शन ए के जो बचे हुए टॉपिक्स थे उनमें से था, जैसे कि टॉपिक 1 जो है हमारे यूपीएससी सिलेबस का पॉलिटिकल थ्योरी एंड अप्रोचेस, थ्योरीज ऑफ स्टेट, थ्योरीज ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये वाले जो हमारे फर्स्ट 7 टॉपिक्स है, ये बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, इनके अंदर छोटे छोटे बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है। अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियोलॉजी से, तो यहाँ पे काफी छोटे टॉपिक्स हैं, तो इनको एक जगह पे रखा गया है। सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम पे जो फ्री ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। और कुछ पेड कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, मेंस के लिए, प्री के लिए, अगर और जो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो PSIR हमारा जो पेड ग्रुप चलाया जा रहा है उसमें जो है उसके बारे में बताने के लिए है। वहाँ पे 12 टेस्ट है, 8 उसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहेंगे, 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। जो आपके फुल लेंथ टेस्ट है उनको यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर ही बनाया गया है। जो आपके 8 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है उसमें से जैसे कि आपके फर्स्ट 2 टेस्ट है उसमें पेपर 1 सेक्शन ए को कवर किया गया है, नेक्स्ट 2 टेस्ट में आपके पेपर 1 सेक्शन बी को कवर किया गया है। इसी तरह से आपके जैसे पेपर 2 4 सेक्शन बनते हैं और हर एक सेक्शन से 2-2 टेस्ट है, तो इस तरह से 8 टेस्ट है। अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले सेकंड जो हमारा टेस्ट है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो आपसे पूछा गया है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बताइए। तो आपने डायरेक्टली जंप नहीं करना है कि आपने प्लूरलिस्ट थ्योरी के बारे में लिखना शुरू कर दिया, नहीं। इससे आपको जो आपके जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपका जो आंसर है उसका आपने पूरा एक टॉपिक के ऊपर जो 360 डिग्री का जो व्यू है वो लेके आपने उस तरह से आंसर को लिखना है, कोई भी एंगल जो है आपका छूटना नहीं चाहिए। प्लूरलिस्ट थ्योरी सबसे पहले आप इसको शुरू करोगे इसके कॉन्टेक्स्ट से। सबसे पहले आप इसका कॉन्टेक्स्ट बताओगे कि इस थ्योरी का अगर कोई आपको स्टेटमेंट दी गई है किसी थिंकर की तो उसको आप शुरू कर सकते हो उस थिंकर का नाम बताकर, 2-3 लाइंस उस थिंकर के बारे में लिखकर फिर आप क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन करोगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से थ्योरी पूछी गई तो सबसे पहले आप उसका कॉन्टेक्स्ट बताओगे। कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि आखिर वो थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई क्यों, क्योंकि कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर कोई थ्योरी बनी है, लिखी गई है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे जब वो थ्योरी लिखी गई उसकी जरूरत महसूस हुई होगी। अगर किसी की जरूरत थी, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो चीज बनेगी ही क्यों। अब इतने ज्यादा थ्योरीज जो है अब के टाइम में कितने स्टडीज हो रहे हैं, अब के टाइम में ऐसे ऐसे इश्यूज के ऊपर स्टडीज हो रहे हैं जो एक टाइम पे पहले नहीं थे। फॉर एग्जांपल बच्चे जो है आजकल इंटरनेट बहुत यूज करते हैं, उसके जो गेम्स वगैरह होती हैं काफी, उसमें जैसे पहले भी आई थिंक ब्लू वेल कुछ गेम थी, उसके वजह से बच्चों की डेथ हुई थी, तो बहुत इश्यूज हुए थे। तो इस तरह से स्टडीज हो रही है कि किस तरह से बच्चों को इंटरनेट से दूर रखा जाए, बच्चों को इंटरनेट से जो है एक कहते हैं साफ सुथरा कंटेंट उनको मिले, वो गलत जो है कंटेंट उनको ना मिल जाए। तो इस तरह से स्टडीज हो रही है इस चीज के ऊपर। तो ये क्यों हो रही है? आज से अगर हम 50 साल पहले इमेजिन करें, वहां के जो लोग हैं 50 साल पहले के जो लोगों के, वो सोचेंगे भी नहीं कि इस तरह का भी आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है। तो क्या होता है कि अगर अब स्टडीज हो रही है इट मीन्स अब उनकी जरूरत है। तो कोई भी थ्योरी, कोई भी स्टडी अगर एक टाइम पे हुई है तो डेफिनेटली उसकी जरूरत होती है। तो हमें जो है अगर हमसे वो डायरेक्टली वो थ्योरी पूछी गई है, हमने उस थ्योरी को एकदम से नहीं लिखना है, हमने ये बताना है कि वो थ्योरी जो है उसका जन्म क्यों हुआ था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके कॉन्टेक्स्ट को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया
गया है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, इसमें डायरेक्टिव्स जो दिए गए, सबसे पहले आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी, फिर बॉडी पार्ट में आपने उसको एक्सप्लेन करना है प्लूरलिस्टिक थ्योरी को, फिर आपने सजेस्ट सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स बाय कोटिंग एनीथिंग देन कंक्लूड। So, सबसे पहले pluralistic theory has its roots in criticism of monistic theory। pluralistic theory से पहले जो थ्योरी थी स्टेट की वो monistic theory of state थी। So, monistic theory of state में कुछ कमियां देखी गई, कुछ थिंकर ने उस थ्योरी में कुछ कमियां देखी, तो उस कमियों को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी अलग से थ्योरी दी, वो थी pluralistic theory। सो मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में एक दो लाइंस बताओ कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई। सो मोनिस्टिक थ्योरी वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर इंटरनेशनल पीस, नॉट कंड्यूसिव फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि मोनिस्टिक थ्योरी में क्या होता है कि स्टेट ही एक जो है पूरे कंट्री में स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जो है उसी को ऊपर का दर्जा मिलता है, और वो जो करते हैं उनको सब लोगों को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना तो इंटरनेशनल पीस मिलता है होता है और ना ही ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो इस तरह से प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम मेडिएवल टाइम्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट इज एन एसोसिएशन लाइक अदर एसोसिएशन। तो मोनिस्टिक थ्योरी में क्या कहा जाता है, जैसे एक पूरी कंट्री है, वहां पे एक स्टेट जो है उसी को सारी इंपॉर्टेंस मिलेगी, वही जितने भी स्टेट में एसोसिएशन है सबसे ऊपर का दर्जा जो है स्टेट को दिया गया है। लेकिन प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहती है कि स्टेट भी जो है इज एन एसोसिएशन लाइक अदर एसोसिएशंस, और भी तो कंट्री में एसोसिएशंस होते हैं, तो स्टेट जो है सिर्फ एक ही एसोसिएशन तो नहीं है। सो स्टेट कैन नॉट बी गिवन एंटायर सॉवरेनिटी। सो सारी सॉवरेनिटी सिर्फ स्टेट को तो नहीं दी जा सकती। सॉवरेनिटी ought to be distributed among different associations as there should be multiple centers of authority। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी का कहना ये है कि सिर्फ एक ही कंट्री में सिर्फ एक स्टेट को सारी पावर देने की बजाय पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो among different associations। सो ये भी बताओ कि ये थ्योरी किसने लिखी थी, क्योंकि अगर आप ये नहीं बताओगे तो इसके तो आपका आंसर अधूरा आंसर लगेगा। सो इन वर्ड्स ऑफ लास्की, सिंस सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी शुड आल्सो बी फेडरल। तो ये इनके व्यूज थे। अगर हमारी सोसाइटी फेडरल है, सोसाइटी में इतने एसोसिएशंस है, स्कूल्स है, फैमिली है, यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग एसोसिएशंस है, तो उसी तरह से जो है जो अथॉरिटी है वो भी फेडरल होनी चाहिए। सो फिलोसफिकल जो बेसिस है थ्योरी के वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो है मल्टी डायमेंशनल है, मैन भी मल्टी डायमेंशनल है, मैन हैज मल्टीपल नीड्स, मैनी एसोसिएशंस कैन फुलफिल इट, स्टेट इज वन ऑफ दैट। तो ये कहते हैं कि जो मैन है, आदमी है, इंसान है, उसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं। सो काफी सारी एसोसिएशंस उसको फुलफिल करती है, कोई एक ही एसोसिएशन उसकी सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकती। काफी सारी एसोसिएशन से उन्हें अलग अलग एसोसिएशन से अलग अलग अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, तो स्टेट भी उनमें से एक एसोसिएशन है। स्टेट को एक सबसे ऊपर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद है इट इज इम्पॉसिबल मिसएडवेंचर टू फाइंड सॉवरेन इन अ फेडरल स्टेट। मोनिस्टिक थ्योरी इज अ लीगल फिक्शन एंड नॉट अ रियलिटी। इन प्रैक्टिस सॉवरेनिटी इज ऑलवेज लिमिटेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मींस in reality we can never find a sovereign in Hobbesian or Austinian। so कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कुछ पॉलिटिकल थ्योरी में, प्लूरलिस्टिक थ्योरी में। सबसे पहले हमने जिस थ्योरी के बारे में पूछा उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है, फिर उस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, जो थ्योरी थिंकर ने दी उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को बताना है, फिर उसके बाद हमने उसकी कुछ कमियां होंगी उसको फाइंड आउट करना है। सो इनकंसिस्टेंसीज हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी में, वो है इट इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज neither they end the state nor they are comfortable with the state। तो ये जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना तो वो स्टेट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ना ही वो इसके साथ कंफर्टेबल है। उनका ऐसा व्यू है कि इवन व्हेन स्टेट इज एन association it has a primacy over other association। Lasky himself admitted that state is a keystone of social architecture। तो पहले लास्की ने कहा कि स्टेट जो है एक एसोसिएशन है बाकी एसोसिएशंस की तरह, लेकिन फिर बाद में लास्की ने खुद ही कहा कि स्टेट जो है बाकी एसोसिएशंस है लेकिन स्टेट उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन व्यूज को भी लिखना है, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा।
उसके बाद जो है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट फ्रॉम लिबरल पर्सपेक्टिव। अब हमने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज पढ़े थे, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से भी हैं, तो हमने यहाँ पे लिबरल पर्सपेक्टिव से बताना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोट लिबरल थिंकर्स व्यू देन कंक्लूड। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज है वो उनको लिबरल पर्सपेक्टिव से बताओ कि लिबरल्स जो थे, लिबरल थिंकर्स ने किस तरह से इंटरप्रेट किया है जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज है, तो उनके व्यूज को हमें यहाँ पे बताना है। थ्योरी इज यूज्ड फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए है। द स्टेट विच हैड कॉलोनियल पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम कॉलोनियल लेगेसी। तो यहाँ पे ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया कि क्यों हम पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज। सो वेस्टर्न थ्योरीज और लिबरल पर्सपेक्टिव जो है, दो प्रोमिनेंट काम जो इसमें किए गए हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिस्मैटिक सोसाइटीज जो दिया था F.W. ड्रिग्स ने। प्रिस्मैटिक सोसाइटीज के अकॉर्डिंग क्या है, मॉडर्निटी प्लस ट्रेडिशनलिज्म। एग्जाम्पल इंडिया, जहाँ पे डेमोक्रेसी प्लस कास्ट है। तो यहाँ पे मॉडर्निटी, डेमोक्रेसी जो है मॉडर्न फीचर है, तो यहाँ पे मॉडर्न फीचर डेमोक्रेसी है, लेकिन ट्रेडिशनलिज्म क्या है, कास्ट। आज भी अगर हम वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें जहाँ से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया है, वहाँ पे क्या लोग कास्ट को देखकर वोट देते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है जो कि मॉडर्न फीचर है, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल फीचर्स भी हैं जैसे कि कास्ट। लोग जो है आज डेमोक्रेसी में अपनी कास्ट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोट्स देते हैं। सो उसके बाद है रिग्स फीचर ऑफ प्रिस्मैटिक सोसाइटी, जैसे फॉर्मलिज्म, ये सब हमने नोट्स में पढ़ा है। Theoretically there is the rule of law but practically it is not. तो second feature है polycommunalism, polynormativism, administration, achievement norms, functional overlapping economic system. So second जो है concept of soft state दिया है। soft state मतलब होता है power of attraction, जैसे अच्छी चीज है, तो उसमें सॉफ्ट स्टेट बैड थिंग्स क्या होती है, सॉफ्ट ऑन। तो सॉफ्ट स्टेट में क्या होता है, दो चीजें अच्छी होती हैं कि वहां पे पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है, और दूसरी जो बैड थिंग इसकी क्या है कि सॉफ्ट ऑन क्रिमिनल्स और लॉ ब्रेकर्स। इफ यू डोंट स्टॉप इट इट विल टर्न टू फेल स्टेट। सो रूल ऑफ लॉ वहां पे रूल ऑफ मॉब बन जाता है। हमारे यहाँ पे भी कितनी बार होता है रूल ऑफ लॉ जो है, हमारे यहाँ जो है क्रिमिनल्स के ऊपर हमारे लॉ जो है काफी स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे पैसे देकर बचा जा सकता है। हमारे यहाँ आज भी कितने केसेस होते हैं जब लॉ जो है सिर्फ जो रिच है उनको फेवर करता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, गवाह खरीदे जाते हैं और पुलिस को भी खरीदा जाता है। कितने सारे केसेस होते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार ऐसा होता है कि मॉब जो होती है, जैसे भीड़ इकट्ठा होकर कितने लोगों को मार देते हैं वो लोग, और पुलिस उन पे कोई केस भी नहीं करती है। तो यहाँ पे ये होती है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनके फीचर्स है। सो उसके बाद है कॉन्सेप्ट गिवन बाय गुनर मेडल, इनकी एक बुक थी एशियन ड्रामा 1960। तो इन्होंने क्या कहा था, ही studied India's poverty alleviation program and said India is a soft state. So implications soft state के क्या है, law and order is bad. Factors for soft state in India, इंडिया में जो है soft state क्यों है, corruption है यहाँ पे और colonial legacy है. So these assumptions are applicable in some eastern countries even today. तो हम कंक्लूड इसको किस तरह से कर सकते हैं, हमसे पूछा गया है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को लिबरल पर्सपेक्टिव से बताना है, वो हमने बता दिया। तो एट द एंड हम उसको कंक्लूड कैसे करेंगे, सो हम उसको कंक्लूड करेंगे ये बता के कि जो ये वाली अजम्पशंस हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के बारे में कि सॉफ्ट स्टेट होता है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, तो ये आज भी एप्लीकेबल है काफी ज्यादा ईस्टर्न कंट्रीज में। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये आज भी एप्लीकेबल है। लेकिन उसके बाद क्या है कि इन इंडिया आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म सिचुएशन चेंज टू लार्ज एक्सटेंट। लेकिन यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए तो गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेके प्राइवेट सेक्टर को दिए गए। पहले गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन का काम था, हमें पता है कि पहले कोटा सिस्टम, कोटा लाइसेंस, कोटा राज था। तो उसमें क्या होता था कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रिश्वत देनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा करप्शन होता था। उनकी मर्जी से वो जिसको लाइसेंस देना चाहते थे दे सकते थे, जिसको नहीं देना चाहते थे नहीं देते थे। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो है डीरेगुलेशन का जो सिस्टम हुआ, तो इस तरह से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो गई। तो उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो है अब हमारा जो कंट्री, हमारी कंट्री है वो उतनी सॉफ्ट क्रिमिनल्स के ऊपर नहीं रही है। जैसे आपको पता है कि आजकल इलीगल काम कराना इतना आसान नहीं है जितने पहले होता था, बहुत मुश्किल है आजकल। जैसे हैकिंग वगैरह भी है, पहले इजीली होती थी लेकिन अब उतनी इजीली नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि और आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे रिच लोगों को हम जेल जाता हुआ देखते हैं। तो अभी सिचुएशन कंप्लीटली तो इम्प्रूव नहीं हुई, हमने लिखा भी नहीं है कि कंप्लीटली इम्प्रूव हो गई है। हमने लिखा है कि इन इंडिया आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म सिचुएशन चेंज टू लार्ज एक्सटेंट। तो आपने इन
वर्ड्स को बहुत केयरफुली यूज करना है। आप ये नहीं लिख सकते कि एकदम से सब चेंज हो गया, ठीक है, हमें पता है कि चेंज हुआ है, लेकिन काफी हद तक हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर है, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर में वही है कि सबसे पहले आपने सीधा नहीं लिखना शुरू कर देना कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर क्या है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि पावर क्या है, पावर को डिफाइन कीजिए, क्योंकि इसमें सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है पावर है। इसका मतलब ये है कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर का मतलब ये है कि पावर एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर उसके काफी ज्यादा थ्योरीज है। तो इसमें सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या हो, तो आपको फाइंड करना है हर क्वेश्चन में सेंट्रल कॉन्सेप्ट। सो इसमें सेंट्रल कॉन्सेप्ट पावर है, सो सबसे पहले आप पावर को डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप बॉडी पार्ट में एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर को बताइए, फिर उसके बाद आपने इसका क्रिटिसिज्म बताना है, फिर आपने इसको एंड कर देना है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट था। इसमें इसी टाइप के जो हमने शुरू में टॉपिक्स बताए हैं, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अंदर ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, अपने मॉडल आंसर्स को मैंने इसी तरह से डिजाइन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में टेस्ट सीरीज, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगी, वो सबसे अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे पर्सनल फीडबैक मिलेगी। सो बाय बाय, टेक केयर।